आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह खान। मेरे साथ हैं शाहज़ेब जीलानी। मुल्क में क्या हो रहा है इस पे भी बात होगी। गज़ा में अमन समझौता हो तो गया है, लेकिन अब भी उसके पांव ज़मीन पर नहीं महसूस हो रहे। इसके अलावा कराची में ट्रैफिक का जो जिन है वो किसी के काबू में क्यों नहीं आ रहा। जो ज़िम्मेदार लोग हैं, एक आला अफसर से गुफ्तगू भी प्रोग्राम में शामिल होगी। लेकिन फिर वही ख़बर जो हम साल में कई बार आपको सुनाने पे मजबूर होते हैं, दुख की बात होती है। दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक की है कि मराकश के साहिल के करीब तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई है। इसमें 80 मुसाफिर सवार थे, इनमें 40 पाकिस्तानी हैं। ये कश्ती अफ्रीकी साहिल से स्पेन के जज़ायर कैनरी पहुँचने की कोशिश कर रही थी। एक दिन पहले मराकशी हुक्काम ने एक और डूबती कश्ती में से 36 अफराद को बचाया। ये मॉरितानिया से स्पेन जा रही थी। इसमें कहा जाता है कि 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारिकीन वतन सवार थे। डूबने वालों में 42 पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। शहबाज शरीफ ने ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तलब कर ली है। उसके बाद आप मुख्तलिफ़ चैनलों पे कुर्रम से आने वाली ख़बरें भी सुन चुके होंगे। लोअर कुर्रम में बगन के मकाम पे पारा चनार जाने वाले एक रसदी काफ़िले पे हमला हुआ है। इसमें 35 गाड़ियाँ थीं। एक फ़ौजी शहीद और 4 दीगर ज़ख्मी हो गए। ये काफ़िला खुराक और अद्वियात की खेप लेके जा रहा था। काफ़िले के जो 21 ट्रक हैं वो वापस चले गए, 3 जला दिए गए। 4 जनवरी को एक सरकारी काफ़िले पर भी बगन के नज़दीक हमले में डीसी कुर्रम और उनके साथी ज़ख्मी हो गए थे। उसके बाद पारा चनार तक अब तक सिर्फ 2 काफ़िले ही रसद लेकर पहुँच सके हैं। बलूचिस्तान तरह तरह के मसाइल से घिरा हुआ है। एक और मसला वहाँ दरपेश है मरीज़ों को। 4 रोज़ से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एमरजेंसी सर्विसेज का बाइकआउट कर रखा है और हड़ताल में नीम तिब्बी अमला और फार्मासिस्ट भी शरीक हैं। रीज़न ये बताई जा रही है कि सूबाई हुकूमत सरकारी अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने की जो स्कीम लाई है उसकी मज़ाहमत हो रही है। कोयटा के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स और सिविल हॉस्पिटल में आने वाले मरीज़ और उनके लवाहिकीन सख्त परेशान हैं। डॉक्टरों की हड़ताल का यह सिलसिला गुज़िश्ता दिसंबर से जारी है। इस दौरान बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने डॉक्टरों के कुछ मुतालबात मंजूर करने के लिए हुकूमत को हिदायत भी की, मगर 4 रोज़ पहले यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के 2 ओहदेदारों को गिरफ़्तार करके पर्चा काट दिया गया। FIR के मुताबिक इन डॉक्टरों ने DG हेल्थ डॉक्टर अमीन मंदुखेल पे हमला किया। अलबत्ता डॉक्टरों का कहना है कि CCTV फुटेज देख लें, डॉक्टर मंदुखेल हम पे हमला कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत बातचीत के बजाय सख्त इक़दामात का सहारा ले रही है। सिविल हॉस्पिटल कोयटा के MS को मुअत्तल कर दिया गया है। दीगर अस्पतालों के MSs को चार्जशीट किया गया है। और एक ख़बर जो बाकी चैनलों पे छाई हुई है वो है PTI हुकूमत मुज़ाकरात। बिलाखिर तफसीली चार्टर ऑफ डिमांड PTI की तरफ से पेश कर दिया गया है। मोटा मुतालबा ये है कि आला जजों पर मुश्तमिल 2 तहक़ीक़ाती कमीशन बाहमी मशावरत से तश्कील दिए जाएँ, जो 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की छानबीन के अलावा इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में पुलिस और रेंजर्स के घुसने के वाक़यात की भी तहक़ीक़ात करवाएँ। इसके अलावा 8 फरवरी को इंटरनेट क्यों बंद हुआ कमीशन उसकी भी तहक़ीक़ करे। जो हुकूमती ओहदेदार हैं राना सनाउल्लाह, वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही गैर मंतकी किस्म के मुतालबे हैं, क्योंकि ज़ेर समात मुक़दमात के लिए जुडिशल कमीशन कैसे कायम किया जा सकता है। बहरहाल दूसरे जो अफसर एहलकार हैं हुकूमत के, उनका कहना है कि हम गौर करके जवाब देंगे। और ये ख़बर जो 2 दिन पहले उड़ रही थी, आज उसकी तस्दीक खुद PTI के जो कायम मकाम सरबराह बैरिस्टर गौहर ख़ान उन्होंने कर दी कि उन्होंने और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरे के दौरान उनसे मुलाकात की।
अस्करी ज़राए कहते हैं कि बातचीत में कोई सियासी मसला डिस्कस नहीं हुआ, जबकि पीटीआई कहती है कि उसने अपने मुतालबात के बारे में आर्मी चीफ को आगाह किया। ये है आज के दिन का खुलासा। लेकिन ये जो बात आ गई कि कंफर्मेशन आ गई कि आर्मी चीफ से पीटीआई के करदा लीडर्स हैं, इनकी मुलाकात हुई है, ये कहा गया कि जी कि वो सिक्योरिटी उमूर पर हुई है, चलें वो भी ठीक है, ऐसे ही इसी तरह बातचीत का आगाज़ होता है। लेकिन ये क्लियर है कि 2-3 ट्रैक्स पे इस वक्त काम चल रहा है। चलना भी चाहिए। गवर्नमेंट के साथ भी तीसरा दौर हो गया और इसी से राहें आगे खुलेंगी। और पीटीआई का अपना ये मुतालबा था कि हम उनसे बात करेंगे जो मुल्क चला रहे हैं, हम उनकी तसल्ली हो गई। तो लेकिन इसमें एक ये भी हमें देखना होगा कि हमारी तरफ से जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने एक बयानिया बनाया हुआ है पिछले 2 साल से, और वो ये कि जी कि ये मिलिटेंसी है, ये फितना फसाद है, ये टॉलरेट नहीं होगा, मिलिट्री ट्रायल्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। तो कुछ वहाँ से भी जो नैरेटिव की जो जंग चल रही है शायद उसको भी रिविजिट करना। देखो, हर फरीक माहौल बनाता है, उसमें कुछ एग्जेजरेशन होती है, कुछ हक़ायक़ होते हैं। दुनिया भर में इसी फ़ज़ा में ही बातचीत शुरू होती है कि 50,000 रुपये गज़ मैं कपड़ा दूंगा वरना नहीं दूंगा, और आखिर में 5,000 रुपये गज़ पे डील हो जाती है। हाँ। तो ये वो वाले हथकंडे हैं। हाँ, तो मतलब जो लोग, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये जो बयाने की लड़ाई को बहुत ज़्यादा संजीदगी से ले रहे थे, खुद हमारे मीडिया में रोज़ उस पर बहस मुबाहिसे हो रहे थे, हम ये जानते हैं कि ये बयानबाजी को एक हद तक ही आप संजीदा ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन फरीकैन अब इस नहज पे आ गए हैं कि उन्हें लग रहा है कि हमें दू बदू बैठ के बात करनी चाहिए। आपको याद होगा पीटीआई कहती थी बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे, हालांकि ट्रैक 2 के सारे मामला बंद कमरों में ही होते हैं और हो रहे थे। तो अब क्योंकि खुली एक बात हो गई कि जी हाँ, हमारी मुलाकात हुई है, हमारी मीटिंग भी हुई है और हमने अपने सारे मुतालबात रख दिए हैं, तो ये अच्छा है, ट्रांसपेरेंट है, सबके सामने है। अच्छा, मेरा एक मफरूज़ा है, अल्लाह करे ये दुरुस्त साबित हो, कि चूँकि दहशतगर्दी और अमन अमान फिर काबू से बाहर हो रहा है, और चूँकि मईशत का हाल पतला है, उसको कैसे उठाया जाए, अपने पाँव पे कैसे खड़ा किया जाए, उड़ान पाकिस्तान 5 साला मंसूबा तो आपने सुना होगा। ये सारी बातें तब तक उड़ान नहीं भर सकती जब तक कि सियासी सुकून ना हो। तो मेरा ख्याल है कि ये जो ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि वो खुशी से मुज़ाकरात कर रहे हों, लेकिन कुछ मजबूरियां जो होती हैं ना, मारूजी मजबूरियां, वो आपको सर पकड़ के बिठा दें। देखिए, मेरे हिसाब से जो एक बड़ा फैक्टर है वो बैरूनी दुनिया में जो पीटीआई ने काम किया है, अमेरिका में किया है, वहाँ पे ट्रंप साहब आ रहे हैं, वहाँ से मुतवातिर गवर्नमेंट को डांटा जा रहा है पीटीआई के हवाले से। चाहे गवर्नमेंट ना माने, इसका असर होता है कि आप जिस फेज में जा रहे हैं 2025 में, ट्रंप का वहाँ पे आना, हमारे आपने इकोनॉमिक इश्यूज कहा वो भी हैं, तो ये उनको सोचना पड़ता है कि हम बिल्कुल डिसंगेज होकर, हम बिल्कुल मुंह उधर करके नहीं बैठ सकते, हमें मुंह इधर करना होगा, फिर हम उनको भले बातों में लगाएं, उलझाएं, उनको किसी ट्रैक पे लेकर आएं। इसलिए कि दुनिया को आपकी ज़रूरत नहीं, आपको दुनिया की ज़रूरत है। हाँ। ये है मामला। और ये इसमें मेरे हिसाब से ये पीटीआई की भी एक कामयाबी है कि जिस तरह उन्होंने कैंपेनिंग की है। चले गवर्नमेंट कहती है प्रोपेगेंडा है, बाहर बैठ के डिजिटल टेररिज्म हो रहा है, लेकिन वो जो भी है कैंपेनिंग है, उसका ये असर है कि कम से कम थोड़ा रवैये में लचक है। और बहरहाल एक पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसको आपको एंगेज करना है, उसको आप दीवार से नहीं लगा सकते। बिल्कुल नहीं लगा सकते, लेकिन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए एक भी बात ज़रूरी है जो यहाँ बहुत मुश्किल है, कि भाई एक तर्जुमान हो सरकार का और एक हो पीटीआई का। जिस तरह फौज का होता है ISPR का DG, जो कहना है उसे वो कहे। यहाँ दर्जन भर तर्जुमान है और हर आदमी भांत भांत की चीज़ें जो है वो सामने ला रहा है, तो उससे जो फजा है, दही जमने से पहले ही फट जाता है। होता ही है। तो ये इस स्ट्रीक पे कैसे काबू पाए? देखिए, पाकिस्तान इज अ फ्री कंट्री, यहाँ पे जो आता है वो बोलता है। अभी देखिए, एक ये भी है कि ये जो सरकार है, सिविलियन सरकार जो इस वक्त है,
ये इनके लिए भी बड़ी खुलबली है ना कि अगर सिपह सलार डायरेक्टली खुद मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इनको भी अपना मुस्तकबिल पर तारीख नजर आता है कि ये क्या हो रहा है। सर मैं फिर बता दूं, कोई सियासी बात नहीं हुई है। हाँ, स्पॉयलर्स जो है वो बहुत होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो चाहेंगे कि जिस तरह का अभी सेटअप है ये ऐसे ही चलता है, साड़ी नौकरी ना जाए, साड़ी नौकरी ना जाए, गुंजाइश ना निकले। लेकिन बहरहाल हमने माजी में देखा है, बाजवा साहब आपको याद होगा क्या उनका रिलेशनशिप था खान साहब के साथ, लेकिन जब उन्होंने पलटा खाया तो किसी से पूछ के थोड़ी किया। तो ये हमारे मुल्क का एक सिलसिला है, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इनके बातचीत जो ये किस करवट बैठती है। और बड़ी बात ये कि जो कैदी नंबर है 804, वहाँ से क्या लचक आती है, वहाँ से क्या है, क्योंकि कुछ लोग दोनों तरफ से होगा ना, वन साइडेड तो नहीं होगा। हालात बड़े जालिम होते हैं सर। हाँ, तुम कर लेंगे तो ये होता है। अच्छा, हम एक वक्फा ले रहे हैं और उसके बाद सबसे बड़े आलमी मौजू की तरफ जाएंगे। दोहा कतर में गुज़िश्ता रोज़ जंगबंदी के माहदे के ऐलान से अब तक गज़ा पर जारी मुसलसल इसराइली हमलों में मज़ीद 75 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। उनमें 21 बच्चे और 25 ख़वातीन हैं कम अज़ कम। आज इसराइली काबीना का इजलास मुजव्वज़ा माहदे की मंजूरी के लिए होने वाला था। हमास के बारे में तो आप जानते हैं कि उसने पहले ही मंजूरी दे दी थी, मगर बहाना ये तराशा गया है तल अबीब में कि हमास तयशुदा माहदे की कुछ शराइत से पीछे हट रही है। यानी माहदा अभी नाफिज नहीं हुआ है, इल्ज़ाम पहले लग गया है कि वो माहदे की शराइत से पीछे हट रही है, लिहाजा सूरत हाल वापस होने तक काबीना का इजलास नहीं होगा। अलबत्ता हमास ने अपने एक बयान में कहा है कि वो समझौते पे पूरी तरह कारबंद है। इसराइल में दरअसल अंदरून खाना तलवार चल रही है। नेतन्याहू के दो अहम इत्तेहादी बेन गवीर, जिनके पास नेशनल सिक्योरिटी का महकमा है, और बेजलिल क्या है पर वज़ीर ख़जाना, वो ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म उन्हें ये यकीन दहानी करवाएं कि यरगमालियों की रिहाई मुकम्मल होने के बाद जंग दोबारा शुरू कर दी जाएगी ताकि हमास को तहस नहस करने का काम मुकम्मल हो सके। हमारे साथ तुर्की से मशरिक़ वस्ता पे निगाह रखने वाले तज्ज़ियाकार तलहा अहमद मौजूद हैं। तलहा, मुझे ये खौफ क्यों है कि ये जो माहिदा है इसके सिर्फ 2 हिस्सों पे, पहले 2 मरहलों पे ही अमल हो पाएगा, तीसरे मरहले की शायद नौबत ना है, जिस तरह की इसराइली नफ्सियात हम देख रहे हैं पिछले 15 महीने से। आप क्या कहते हैं? अच्छा, जहाँ तक ये सीज फायर और इस डील का ताल्लुक है, ये वही डील है जो आज से साल पहले मई जून में डिस्कस हुई थी, और लोगों को पता है कि हमास की रिजर्वेशन थी कि इसराइल जो है वो हो सकता है इसकी 1-2 फेज को फॉलो करे, 3rd फेज को फॉलो ना करे जी। तो ये डील इसराइल की तरफ से जान के पुटअप की थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हमास और जो उस वक्त के सरबराह याह्या सिनवार थे, उन्होंने ये डील एक्सेप्ट कर ली थी। और फिर हमने देखा कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी यू टर्न लिया कि ये डील बेसिकली इसराइल से नहीं हमास की तरफ से आई है, हालांकि ये पिचअप इसराइल ने की थी। तो अभी तो ये देखना जा रहा है कि अभी भी अब उन्हें फोर्स किया जा रहा है। दूसरा, नेतन्याहू ये चाह रहे हैं कि वो शो करें कि ये डील हमारे फायदे की है और हमने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट की है। इस वजह से वो टाल मटोल से और टाइम बाय कर रहे हैं कि हमास जो और अमेंडमेंट्स जा रही है, क्योंकि ये डील इसराइल की फेवर में है। हालांकि देखा जाए तो ये वही डील है जो इसराइल ने रिजेक्ट की थी आज से साल पहले। तो इस वजह से इसराइल के अंदर भी इंटरनली, क्योंकि हमने देखा है कि ये बात चल रही है सीज फायर से, लेकिन 1 साल पहले तक ये बात काफी आगे तक चली गई थी। लेकिन मैं अपने खौफ के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो शुरू के 2 मरहले होंगे इस डील के, उसमें तो इसराइल इंटरेस्टेड होगा, उसके वजह से जाहिर है उसके सारे यरगमाली उसे वापस मिल जाएंगे। उसके बाद वो क्यों इंटरेस्टेड होगा कि जंगबंदी कायम रहे? अच्छा, इसमें भी ये हमास ने इस डील में काफी टाइम लगाया है और उसने सारे इसकी लीगल एस्पेक्ट्स देखे हैं। और हमने देखा जब ये पहले भी निगोशिएट हो रही थी तो हमास की डिमांड थी कि आप इसमें गारंटर डालें। तो अभी इस डील में यूएस, कतर और इजिप्ट एज अ गारंटर आ रहे हैं, जिसको पहले इसराइल अपोज कर रहा था।
तो अब हमास ने सिर्फ लूप होल लॉ का नहीं छोड़ा, उसने बीच में जो गारंटर्स ऐड किए हैं, इसकी वजह से इसमें जरा डील में स्ट्रेंथ है और हमास के पास बेटर नेगोशिएशन पोजीशन है कि वो बाद में इसमें डील भी कर सके। मैंने सुना है कि बाकायदा नक्शे भी मुंसलिक किए गए हैं मुसव्वदे के साथ, इज दिस राइट? हाँ जी, हाँ, इस वजह से भी उन्होंने क्योंकि हमने देखा है कि जो लबनान की डील हुई है, लबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से किसी किस्म का एक डिटेल्ड ग्राउंड वर्क नहीं मांगा गया था सीज फायर से मुतालिक, और उसमें जो लूप होल्स को इसराइल ने एक्सप्लॉइट किया है। हमास ने इस दफा वो वर्कआउट किया और वो जो गैप्स हैं उनको पूरी तरह लीगली और वैसे भी उनको फिल करने की कोशिश की है। अच्छा, ये बताइएगा तला कि इजरायली कैबिनेट को आज अप्रूव करना था, अब वो मामला जुमे पे चला गया है। वहाँ पे ये जो फर्दर एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, नेतन्याहू के जो एलाइज हैं, उन्होंने धमकी दी थी कि अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो हम गवर्नमेंट छोड़ देंगे। वहाँ पर कितना इम्कान है कि इस डर से कि गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, ये इसको मज़ीद इसमें ताख़ीर करें या इसमें रखने डालें? अच्छा, इसमें पहले भी हमने देखा है कि अभी भी जितने भी लीक्स सीज फायर या डील्स के मुतालिक आ रहे हैं वो इसराइल की तरफ से आ रहे हैं, और हमने देखा कि नेतन्याहू का एक एडवाइजर भी इसराइली जो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने उसको अरेस्ट भी किया था क्योंकि उसने डील की कुछ जो पॉइंट्स थे वो मीडिया में लीक किए थे। तो हम देख रहे हैं कि एक सबोताज का एंगल भी है जो गुज़श्ता एक साल से चल रहा है, और नेतन्याहू जान के ये चीजें लीक करता है ताकि जो फार राइट का है वो प्रेशर आए और उसकी बेसिस पे इसराइल इसको निगेट कर सके। लेकिन जहां तक हम देखते हैं कि बात गुज़श्ता कुछ महीनों में सीज फायर से बहुत आगे चली गई थी। इसराइल के जो फार राइट की पार्टीज थी वो सीज फायर की नहीं, वो एनेक्सेशन की बात कर रही थी, और एक हमने जर्नल प्लान देखा था जो ऑफिशियली पब्लिश भी किया गया कि अब हम जो नॉर्दर्न गजा है इसमें सेटलमेंट्स बनाएंगे, और उसके लिए टूवर्स और जगह भी देखी जा रही थी कि किस जगह रिजॉर्ट बनेगा, किस जगह क्या बनेगा। तो उनके प्लान्स तो काफी आगे थे, और स्पेशली जो नॉर्दर्न गजा थी उसके एनेक्सेशन के चक्कर में थे। लेकिन अब तो वो एनेक्सेशन दूर की बात, इन्हें जंग भी खत्म करनी पड़ रही है। तो ये उनकी फार राइट के लिए कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, उनके लिए सेलिंग पॉइंट नहीं रहेगा। और दूसरा, इससे ये इम्प्लीकेशन जा रही है कि इसराइल जितनी मर्जी जंग कर ले, ये किसी भी मिलिटरीली फेल हो गया है हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने के लिए। दूसरा, इसमें नेतन्याहू की पर्सनल पॉलिटिक्स ये है क्योंकि जो ही ये जंग कंक्लूड होगी तो हमने देखा इस जंग के दौरान भी काफी हाई रैंकिंग सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर ने 7 अक्टूबर की नाकामी की बेसिस पे रेजिग्नेशन दिया, और बाकी भी इन्वेस्टिगेशन अंडर वे हैं। तो जो ही ये जंग कंक्लूड होती है एक फर्दर बिगर इन्वेस्टिगेशन होगी जो 7 अक्टूबर के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनकी तरफ इशारा करेगी। तो नेतन्याहू उस सर्कल में भी आ रहे हैं, और हम देखेंगे कि नेतन्याहू और इसराइल की जो टॉप सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसको भी शायद सीन से रिमूव करना पड़े इसराइली स्टेट को एज अ। अच्छा तला, ये भी इत्तलात आ रही हैं कि इसराइल को एक स्वीटनर ये भी दिया गया है कि अगर आप इस डील के साथ किसी भी तरह से स्टिक रहें, नथी रहें, तो उसके बदले जो नई ट्रंप इंतज़ामिया है वो तरजीही बुनियाद पे इसराइल और सऊदी अरब के सफारती ताल्लुकात के क़याम के लिए पूरा जोर लगा देगी। अच्छा, वो जो सऊदी अरब के साथ देखा हमने, जैसे कि वो इब्राहिम अकॉर्ड हुए उसके बाद भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी ममालिक के साथ डिप्लोमेसी तेज की गई जिसमें नॉर्मलाइजेशन की बातें की गई। लेकिन हमने देखा सऊदी अरब की तरफ से कुछ डिमांड्स हैं जो इसराइल से बियॉन्ड है, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात है, एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट की बात है जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिस्कस भी की है। लेकिन उसका ज्यादातर ताल्लुक एक तो जंग खत्म करने से है, और उसके बाद बेसिकली अभी तक जो सऊदीया की ऑफिशियल पोजीशन है, दे आर आस्किंग फॉर कोई ऐसी कमिटमेंट हो जो सेलेबल हो टुवर्ड्स द अरब पब्लिक। और स्पेशली जिस तरह के ये इसराइल के ब्रूटैलिटी रही है पिछले 1 साल में, ये अब सेलिंग पॉइंट काफी मुश्किल हो गया अरब वर्ल्ड में। और इसी वजह से देखा है कि थ्रू आउट द लास्ट 2 ईयर्स सऊदी अरब ने काफी हार्ड स्टांस लिया इसराइल के खिलाफ, और उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट किया है किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन। तो अभी भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब तक वो अगेन
हमने देखा कि नॉर्मलाइजेशन हुई और 7 अक्टूबर का इट होल मकसद एक ये भी था कि वो नॉर्मलाइजेशन को ब्लॉक किया जाए। तो अभी भी अगर इस किस्म की कोई नॉर्मलाइजेशन होती है उसमें स्टिल एक फलस्तीनियन एंगल फिर भी रह जाएगा जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होता। वो तो जाहिर है, वो तो कबाब में हड्डी है। अच्छा तलहा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि चले जी जंग भी बंद हो गई, जो बेघर लोग हैं वो वापस अपने इलाकों में भी चले गए, इसराइली फौजें भी गजा से वापस आ गए, लेकिन मामला इतना सिंपल तो नहीं लग रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है गजा का जंगबंदी के बाद का, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसराइल चाहता है कि गजा का जो सिक्योरिटी कंट्रोल है वो, चूंकि उसने बहुत मेहनत की है नस्ल कुशी में, लिहाजा उसके पास रहे, भले गजा का इंतज़ाम कोई बैनुल-अक़वामी ढांचा या फ़लस्तीनी अथॉरिटी संभाले। इत्तलात हैं कि यूएई और अमेरिका के साथ मिलके इसराइल गजा के लिए एक फ्यूचर इंतज़ामी ढांचा भी काम कर रहा है, जबकि जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उसने भी खुल्लम खुल्ला क्लेम किया है और हमास ने भी कहा है कि ठीक है आप अपनी अपनी ताकत आजमा लें, हम तो वहीं के वहीं हैं। तो ये एक क्राइसिस डेवलप होने की इसमें जरासीम है या नहीं है? अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि सीज फायर के दौरान भी हमास जो है वो पोस्ट वॉर सिनेरियो पर डिस्कस कर रही थी, इसीलिए जो कैदियों की एक्सचेंज और जो बड़ा पॉइंट है, हमास बेसिकली मरवान बगूती जो एक बड़े मशहूर पॉलिटिशियन है फलस्तीनियन, उनकी रिहाई भी इसीलिए चाह रही है कि हमास बैक डोर पे, हमने देखा चाइना में भी कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें डिफरेंट फलस्तीनियन फैक्शंस ने हिस्सा लिया। हमास एक पोस्ट वॉर स्ट्रक्चर पे भी काम कर रही है, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि फलस्तीनियन अथॉरिटी भी ब्लॉक करना चाह रही है मरवान बगूती की रिलीज को। तो हम देख रहे हैं कि हमास इटसेल्फ भी काम कर रही है इन टर्म्स ऑफ, मगर इसराइल हमास की वापसी किसी भी शक्ल में कैसे बर्दाश्त कर सकता है? असल में हमास इटसेल्फ भी अभी नहीं चाह रही कि वो खुद ही सोली गजा को रन करे। हमास का अभी भी हमने जो देखा है गुज़श्ता कुछ माह से, उसका स्टैंस यह है कि वो इसको फलस्तीनियन स्टेट की तरफ ले जाना चाहते हैं और एक नया स्ट्रक्चर तश्कील देना चाहते हैं जो वेस्ट बैंक और गजा दोनों को इकट्ठा मैनेज कर सके। और इसमें काफ़ी निगोशिएशंस भी हुई हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं पहुंच सका। अच्छा, इसराइल कुछ ऐसे कैदियों को, हालांकि हमास की लिस्ट में हैं उनके नाम, वो कह रहा है कि वो शायद रिहा ना करे, इसलिए कि उसका कहना है कि 7 अक्टूबर के हमलों में मुलव्विस थे। तो ये भी एक वजह तनाज़ा तो है। हाँ, इसमें जो थर्ड बेसिकली जो पहला फेज है उसमें सिविलियंस का एक्सचेंज है, और जो सेकंड और थर्ड फेज है वो बेसिकली उसमें जो पॉलिटिकल कैदी हैं उनकी डिस्कशन और उनकी एक्सचेंज की बात है। ये एक नोट ऑफ कंटेंशन बन सकता है। हालांकि साल पहले ऑलरेडी नाम डिस्कस हो गए थे, उन लिस्ट पे बात भी हो गई थी, लेकिन अब हो सकता है इसराइल सबोताज के लिए उन नामों पे ऑब्जेक्शन करे। और हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्शन सिर्फ इसराइल की तरफ से नहीं आ रहा, मरवान बगूती पे इटसेल्फ फलस्तीनियन अथॉरिटी ने भी ऑब्जेक्शन की है उनकी रिलीज पे। तो हम देखेंगे कि ये मरवान अगर रिहा होते हैं तो फिर महमूद अब्बास को डायरेक्ट खतरा है, इसलिए कि मरवान बहुत पॉपुलर है। जितना मरवान बरगूती साहब पॉपुलर हैं उतने ही अनपॉपुलर महमूद अब्बास साहब है। ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें हमास का एक स्टांस है। जब बात हुई थी फॉरेन पीस कीपिंग फोर्सेस की जो यूएई और इजिप्ट डोमिनेटेड, तो हमास ने कहा था कि हम किसी भी नॉन फलस्तीनियन एंटिटी की फलस्तीन की मैनेजमेंट में उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर नॉन फलस्तीनियन कोई आती है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो चल सकेगी या उसको कोई बाकी पार्टीज भी एक्सेप्ट करेंगी। थैंक यू सो मच तलहा अहमद, आपने हमारी जो गुफ्तगू है, सवालात हैं, बहुत ही मयारी अंदाज में आपने आगे बढ़ाया। तो भाई साहब, अभी पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजरना है। अभी तो जंगबंदी पहले होनी है, उसके बाद उस पे अभी तो अमल दरामद उस पे पूरा हो जाए, ये दुआ करें। अभी तो मतलब ये तो जाहिर है कि वो आगे का सोच रहे होते हैं जब नेगोशिएट करते हैं, लेकिन अभी तो इसमें बहुत सारे पूरे कांटे। वैसे यार, अगर आपके सामने एक कमीना दुश्मन होना, मतलब जानी दुश्मन हो कोई मसला नहीं, कमीना दुश्मन जो होना, वो अजीब ही सूरत हाल होती है। इस वक्त वहाँ ये सूरत हाल दरपेश है। और वो जो है वो सड़कों पे खुशियाँ मना रहे हैं।
नहीं वो बेचारे वो नहीं उनके लिए ये कि उनके लिए भी कल से शायद कल से गिरना बंद हो जाए, और अभी भी वहां पे और एतवार से पहले इसराइल की कोशिश है कि जितने बच्चे और मतलब नस्ल कुशी कर सके, इसलिए कि बाद में पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा। तो ये सूरत हाल है। एक वक्फा ले लेते हैं। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। यहाँ प्रोग्राम में हम बात करेंगे हमारी कातिल सड़कों की और ट्रैफिक की और आए दिन के हादसात की। चंद रोज़ पहले मैं कराची का एक इलाका है कराची पोर्ट ट्रस्ट के बराबर में मारीपुर नामी एक सड़क है, वहाँ से मैं दफ्तर की तरफ आ रहा था। वहाँ पे उमूमन शाम को कई कई घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रहता है। पीछे से एक बहुत बड़े ट्रेलर ने आके मेरी गाड़ी को ठोक दिया और उसको पता भी नहीं था कि वो किस तरह से घसीटता वो जा रहा है। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उससे कहा बाबा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा यार गलती हो गया, ये तो बस अल्लाह की तरफ से है। मैंने कहा नहीं, अल्लाह की तरफ से नहीं है, तुमने मेरी गाड़ी को ठोका है, मुझे बात करो। उसने कहा ये हमारे मालिक से बात करो। फ़ोन पे मैंने बात की, मैंने कहा जी आपके ड्राइवर ने इतना नुकसान कर दिया है। उसने कहा यार ये तो सब अल्लाह की तरफ से है, कराची में तो रोज़ कहीं ना कहीं पे गाड़ी लगती रहती है, आप इसको जाने दो। खैर उस मामले से मैं जिस तरह भी निपटा। लेकिन ये हमारा एक एटीट्यूड है हमारे इस शहर में कि हम कहते हैं कि जी के एक्सीडेंट तो कोई बात ही नहीं है, वो तो होते रहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि एक्सीडेंट जो है वो किसी न किसी की गफलत की वजह से, लापरवाही की वजह से, कानून शिकनी की वजह से होता है। लेकिन हम जिम्मेदारी नहीं लेते, हम कहते हैं कि जी कि ये शहर ही ऐसा है, ये मुल्क ही ऐसा है। मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि आप देखें कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी पे हम बात करते हैं, लेकिन इतने लोग इस मुल्क में नहीं मरते दहशतगर्दी की वजह से जितने ट्रैफिक हादसात की वजह से। हमारे पास पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के फिगर्स हैं 21-22 के, जिसके मुताबिक सिर्फ उस एक साल में 5,800 से ज़्यादा जाने गई ट्रैफिक हादसात की वजह से, जबकि ज़ख्मी होने वालों की तादाद जो है वो लगभग 13,000 के करीब थी। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा जो खौफनाक फिगर्स हैं वो WHO यानी कि आलमी इदारा सेहत के हैं 2020 के, और उसके मुताबिक हमारे मुल्क में 28,000 लोग ट्रैफिक हादसात की नज़र हो जाते हैं। मुल्क में रोज़ कहीं ना कहीं, अगर आप अखबार पढ़ें, ऑनलाइन मीडिया पढ़ें, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि बस उलट गई, ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई, या शहर के अंदर जो रोज़ाना हादसात होते हैं। कराची की अगर हम बात करें जहां हम बैठे हैं, तो रोज़ाना लगभग कोई 500 लोग ट्रैफिक हादसात में ज़ख्मी होते हैं, और उनमें भी मेजॉरिटी जो है वो मोटरसाइकिल सवार होते हैं। हम ये जानते हैं कि मुल्क हमारे शहर में मोटरसाइकिलों की बहुत तादाद है। अक्सर लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं तो सिर्फ सर पे रखते हैं, उसको बांधते नहीं हैं, और शॉर्टकट लेते हैं, वन वे ट्रैफिक के ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल की यहाँ पे लोग पासदारी नहीं करते, जिसका जब मूड होता है वो निकल जाते हैं। और अंधेरे रास्तों पे हम देखते हैं कि अक्सर मोटरसाइकिल वाले दूसरी गाड़ियों वाले आते हैं, उनका कोई इंडिकेटर नहीं होता, कोई लाइट नहीं होता, आपको कुछ पता नहीं होता कि सामने से पीछे से क्या आ रहा है। इसमें एक बड़ा अमल दखल कराची की सड़कों का भी है कि जहाँ पे गड्ढे हैं, खड्डे हैं, स्पीड ब्रेकर हैं, आपको पता नहीं होगा कि ये कहीं तामीराती काम चल रहा है। ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कराची के जो अनसेफ रोड नेटवर्क है। ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो मेरा हालिया एक्सपीरियंस ये है कि शहर के बड़े बड़े जो गंजान आबादी वाले इलाके हैं, तारिक रोड जैसा इलाका है, वहाँ पे कोई ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं करता, वहाँ पे आपको कोई ट्रैफिक वाला नज़र नहीं आता। और जाहिर है कि ऐसे हालात में जिसका जो मूड होगा वो वहाँ से जाएगा। कई कई घंटे लोग बस फंसे रहते हैं। कई दफ़ा मैंने खुद उतर के ट्रैफिक को मैनेज करने की कोशिश की, किसी से हाथ बांध के, किसी से कुछ करके कि आप रास्ता दे दें। तो लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है इस शहर में, घर से दफ्तर आते हुए और वापस जाते हुए, वो बढ़ता जा रहा है। इसका एहसास हमारे अशराफिया को नहीं है जो प्रोटोकॉल में चलती है, जिसके आगे गाड़ी होती है या मोटरसाइकिल वाला होता है, जिसके लिए पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले जो है वो ड्यूटियां सारा दिन दे रहे होते हैं। तो थोड़ा हम इसको देखते हैं कि इस मसले का कोई हल है भी या हम खामखा में अपना सर पीट रहे हैं। हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं DFA अहमद नवाज चीमा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारे जो फ्राइडे का फ़ोन इन होता है उसमें भी कई दफ़ा लोगों ने इस तरह के सवालात उठाए हैं, वो जानना चाहते हैं कि कुछ हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो मैं आपका चैलेंज का मुझे अंदाज़ा है और मैं देख रहा था। सबसे बड़ी बात आती है कि जी कि नफरी हमारे पास शहर के हिसाब से नहीं है, और अगर आप तस्दीक करें मेरी, मैंने जो फिगर्स देखे हैं उसके मुताबिक आपके पास सैंक्शनड जो ट्रैफिक पुलिस है वो 9,000 से ज़रा सा ऊपर है, लेकिन काम जो लोग कर रहे हैं वो 5,500 हैं। तो मतलब कोई 3,500 आपकी जो नफरी है वो मिसिंग है। क्यों है ऐसा?
जी बहुत शुक्रिया। बहुत सारे चैलेंजेस का आपने अहाता कर लिया और इसमें मैं कुछ इजाफा करूँगा, ख़ुसूसन इस बात से कि आप अगर गौर करें तो कराची के जो चैलेंजेस हैं वो पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर से मुख्तलिफ हैं। एक तो इसकी आबादी है, जैसे कि आपके इल्म में है कि दुनिया के 10 बड़े शहरों में से इसका शुमार होता है। और फिर पिछले 3 दिहाइयों में कराची में जिस तेज़ी से आबादी के अंदर इजाफ़ा हुआ और कुछ जो मारूजी हालात रहे हैं यहाँ पे, उसके साथ जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो स्पेस के ऊपर नहीं हो सकी। कराची का सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि ये एक इकोनॉमिक हब होने के साथ आबादी का भी सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पे जो ख़ुसूसी चैलेंजेस हैं वो हैवी ट्रैफिक का चैलेंज है। यहाँ 2 पोर्ट्स हैं और पूरे पाकिस्तान की जो हैवी ट्रैफिक है वो इस शहर के अंदर आती है, जबकि पोर्ट पे ट्रैफिक के आने और जाने के लिए ख़ुसूसी अलग से कोई रास्ता नहीं है, वो शहर के अंदर से गुज़र के आती है। उसके साथ साथ फिर जो कराची के दूसरे शहरी मसाइल हैं, जिसमें से पानी की कमी होने की वजह से वाटर टैंकर्स, जो कि कराची में 6000 के करीब उनकी तादाद है, वो सारा दिन रोडों पे होते हैं, जो कि किसी और शहर के अंदर शायद आपको वाटर टैंकर्स इस तरह से नहीं मिलेंगे। फिर इसके साथ साथ जो कराची के जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, 5 बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, वो भी तमाम के तमाम शहर के अंदर मौजूद हैं और उनके इर्द गिर्द आबादी आ चुकी हुई है। अच्छा चीमा साहब, एक्चुअली हम चूँकि वसत भी कराची के हैं, हमारी भी तकरीबन ज़िंदगी यहीं गुजरी है, तो इस शहर के जो चैलेंजेस हैं उससे तो हम वाकिफ़ हैं और यहाँ का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जब एन ऑफिसर लाइक यू, जब उनको ये पोस्टिंग दी जाती है कि जी अब आप DIG ट्रैफिक हैं, यू आर वेल अवेयर कि ये सबसे मुल्क का मिसमैनेज शहर है, सबसे ज़्यादा टैक्स भी ये देता है और यहाँ के मसाइल, जैसे आप खुद भी कह रहे थे कि लाहौर दूसरे शहरों से कई गुना बदतर हैं। इन सब चीज़ों से वाकिफ़ होते हुए जब आप ये असाइनमेंट लेते हैं तो मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ इट दैट यू कैन डू और यू हैव डन एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। जी बिल्कुल, देखें, एक तो बात ये समझे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो, उसमें ट्रैफिक पुलिस जो है वो सिर्फ एक पार्ट है, जबकि ये एक पूरी जो है एक साइंस है जिसके अंदर मुख्तलिफ इदारों की शमूलियत और उनके ताउन से ही ट्रैफिक की मैनेजमेंट बेहतर होती है। इस दफ़ा हमने जो हमें देखा कि सिंध गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे लिए जिससे कि कराची के ट्रैफिक के मसाइल हल होना शुरू हुए हैं, जिसमें अगर मैं सरफहरिस्त बात करूं तो कराची में जो बसों के अड्डे थे जो कि पूरे पाकिस्तान में जाने वाली थी, उन तमाम को शहर से बाहर शिफ्ट किया गया, जो कि कई दिहाइयों से यहाँ पे चल रहे थे। इसके साथ साथ जो सिटी गवर्नमेंट है, मेयर साहब ने इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा जो काम थे, तरक्याती काम, जिसमें रोडों की मरम्मत शामिल है, उसमें बहुत ज़्यादा काम हुए, जिससे कि ट्रैफिक की रवानी मुझे ये अब बहुत ज़्यादा हमारे ट्रैफिक सिग्नल क्यों नहीं काम करते? क्या उसका क्या इशू क्या है? क्यों वो, मैंने सुना है कि ये हमें, आपको पता है, आम यहाँ पे जो कन्वेंशनल विजडम है, कहते हैं जी वो पुलिस वाले खुद ही उसको बंद कर देते हैं। देखें, ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं उसके लिए, उसकी मेंटेनेंस और उसकी इंस्टॉलेशन के लिए एक इदारा है ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो, जो कि KDA के मातहत काम करता है और उसके अंदर कुछ जो फंडिंग और रिसोर्सेज की मसाइल रहे हैं, जिसकी वजह से उस तादाद में ट्रैफिक सिग्नल्स का इजाफा नहीं हो सका है जितना कि दरकार है। फिर उसके साथ साथ कराची के अंदर, जैसे कि आपके इल्म में होगा कि मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस हैं, जैसे कंटोनमेंट बोर्ड है, DHA है, तो उसके अंदर जो सिग्नल्स की मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन है, वो मुतलका सोसाइटी जो है वो करती है। इसी तरह से जो बाकी जो बड़ी शाराएँ हैं, उनके ऊपर जो KDA का ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो, As a DIG traffic, you are not responsible for traffic signals? Not at all, not at all. अच्छा, जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल नहीं है और आपको पता है कि ये एक मेजर बॉटलनेक है, वहाँ पे पुलिस वाला आप लगा सकते हैं? जी हाँ, वो हम लगाते हैं। साथ साथ हम तजावीज़ देते रहते हैं कि यहाँ पे हमें ट्रैफिक सिग्नल की ज़रूरत है और उसके लिए मुख्तलिफ स्कीमों के तहत उसमें कुछ न कुछ उनमें इजाफा होता भी जा रहा है। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ इंजीनियरिंग के मसाइल हैं, वो भी हम जो मुतल्लिका महकमे हैं उनके साथ मिलके उनको हल करके लोगों को सहूलत मुहैया करने की कोशिश करते हैं। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आके दोबारा ये जानना चाहूँगा कि आपके पास नफरी अगर 9000 होनी चाहिए तो सिर्फ 5500 क्यों है? एक ब्रेक के बाद।
हम बात कर रहे हैं कराची के बेहंगम ट्रैफिक की। DIG कराची अहमद नवाज चीमा हमारे साथ हैं। चीमा साहब, ये बात सही है कि हमें ये लगता है कि शहर का सबसे बड़ा मसला इस वक्त मोटरसाइकिल वाले हैं। ट्रैफिक वाले भी उन्हीं को झपकते हैं, उन्हीं से पैसे निकालते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लापरवाही, गफलत भी उन्हीं की तरफ से सामने आती है। कैजुअलिटीज़ भी उन्हीं की हैं। कैजुअलिटीज़ भी उन्हीं की हैं, ये बात सही है? जी बिल्कुल। 50% से ज़ायद जो ट्रैफिक हादसात में जाने जाती हैं वो मोटरसाइकिल सवारों की जाती हैं, और हमने उसका जितना भी एनालिसिस किया उसमें हमने देखा है कि तकरीबन 75% जो है वो तो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। 95 से अबव जो है वो जो साइड व्यू मिरर होते हैं जो कि उनको हादसा होने की सूरत में बचा सकते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते। फ्रंट लाइट नहीं होती, फ्रंट लाइट और बैक लाइट दोनों का जो है वो फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी है। और इस सिलसिले में हमने अभी एक अवेयरनेस कैंपेन भरपूर तरीके से मीडिया के दोस्तों के ज़रिए भी चलाई, और उसके अलावा शहर के मुख्तलिफ मकामात पे हमने बैनर्स के ज़रिए, लेक्चर्स के ज़रिए लोगों को आगाही दी है। इस फर्स्ट आपके ख्याल में ये लोग आगाह नहीं है, उसके लिए बैनर लगाने पड़ते हैं क्या है? आगा तो हर कोई है, लेकिन ये है कि याद दहानी कराने की ये कोशिश करते हैं, और 1 जनवरी से हमने इसमें सख्त इन्फोर्समेंट भी शुरू की है। अच्छा, जो राह चलते लोग हैं, पैदल चलते हैं, उनके बारे में बताएं कि जिनका जो ट्रैफिक का हिस्सा नहीं है लेकिन वो भी निशाना बनते हैं। जी बिल्कुल, ये एक अलमिया है। इस रवां साल में ही अगर मैं आपके साथ स्टैट्स शेयर करूं तो तकरीबन 50% ऐसे लोग हैं जो पेडेस्ट्रियन जिनकी के ट्रैफिक हादसात में जाने गई हैं। उसमें बहुत सारे मकामात पे ऐसा है कि लाइट्स ना होने की वजह से, या इवन पेडेस्ट्रियन ब्रिज मौजूद भी है तो हमारे अवाम जो है वो उसको यूज़ करने के बजाय वो रोड क्रॉस करते हैं, और बहुत जल्दी में और अनफ्रिक्वेंटेड प्लेसेस के ऊपर से रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हादसात रूनुमा होते हैं। तो अच्छा देखिए, मुझे तो ये लग रहा है आपकी बातों से कि ये जो चैलेंजेस का पहाड़ है ये बढ़ता ही जा रहा है। मतलब आप थोड़ा बहुत चलेंगे लेकिन वो और ऊपर होता जा रहा है। आप के कोई 2-3 इनिशिएटिव्स जिससे आपको लगता हो कि शायद कोई गेम चेंजिंग हो, कुछ हालात बेहतर हो? देखें, जो जितना वॉल्यूम ट्रैफिक का बढ़ता जा रहा है, हर साल कराची में 2 लाख से 3 लाख के दरमियान गाड़ी इंक्रीज़ होती है। हर माह जो है वो 11,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल कराची की सड़कों पे ऐड हो रहा है। ये जितना चैलेंज और वॉल्यूम बढ़ता जाएगा उतना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव। अच्छा, ऐड पता है क्यों हो रहा है? बाकी मुल्कों में क्यों नहीं ऐड होता? मुझे लगता है कराची में कभी होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस वक्त कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। मतलब मैं अंडरग्राउंड रेलवे की तो बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो भूल जाएं आप, आगे की बात है। ऊपर भी कोई ऐसा नहीं है कि फ़र्ज़ करें बसें रेगुलेट होकर चल रही हैं तो बंदा मोटरसाइकिल घर पे छोड़ के कहे यार फलानी बस में बैठ के चले जाओ। पहले होता था। बिल्कुल बिल्कुल। ये जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं है तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? ज़ाहिर है लोग मजबूरी में मोटरसाइकिल तो खरीदेंगे ना, मरेंगे, गाड़ियों के भी हादसात होंगे। तो इसकी जो माँ है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में ना होना है? आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। मैं आपके साथ स्टैट्स शेयर करूं तो इसी शहर में 23,000 बसें एक वक्त में रजिस्टर थीं। अब जो बसें जो रूट्स के ऊपर चल रही हैं उनकी तादाद 3,000 भी नहीं रही। ये सिर्फ जो है पीपल्स बस सर्विस के आने से और उसके चलने से कुछ रिलीफ मिला है। जहाँ जहाँ ये चली हैं वो 300 बसें इस वक्त कराची में शुरू हुई हैं जिनसे काफ़ी रिलीफ मिला है। ग्रीन लाइन चली है लेकिन ग्रीन लाइन भी वॉल्यूम को कैटर फॉर नहीं कर सक रही। अभी रेड लाइन और येलो लाइन के 2 BRT के मंसूबे हैं। हमें उम्मीद है कि उससे काफ़ी जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जब ये पूरे होंगे और फंक्शनल होंगे उस वक्त आबादी और बढ़ चुकी होगी। अच्छा ये बताएं, अभी मैंने देखा था कि आपने क्या ये जो कैमरा होता है पुलिस वालों को वो देने का मैंने देखा है कि एक प्रपोजल है। दूसरा आपने डिजिटाइज किया है, लाइसेंस अगर बनवाना हो, पहले हम लाइनों में लगते थे, पैसे होते थे, ये होता था, अब मैंने सुना है कि वो ऑनलाइन आप अपना रिन्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे कई इनिशिएटिव किए गए हैं जिसमें सर फहरिस्त अगर हम कहें तो वो बॉडी वॉर्न कैमरे का इस्तेमाल है। अब ट्रैफिक पुलिस का हर जो चालान ऑफिसर, टिकटिंग ऑफिसर है, वो बॉडी वॉर्न कैमरा इस्तेमाल करता है और जो भी चालान की कार्रवाई होती है वायलेशन और उसके अंदर जो कार्रवाई की जाती है उसको डिजिटली रिकॉर्ड किया जाता है, महफूज किया जाता है। इसका मकसद ये था
कि जो हमारी चालान के प्रोसेस के अंदर शफाफियत लाई जाए। दूसरा ये कि जो रवैया है, जो ऑफेंडर जिसके साथ हम बात कर रहे होते हैं, जब हम उसको अनाउंस कर देते हैं कि जी आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो हमें थोड़ा सा ये है कि वो फिर मुहत्तम तरीके से वो ये नहीं कहता जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। जी जी, तो उस वजह से हमारे जो चलानिंग है उसमें बहुत ज़्यादा शफाफियत आई है। फिर हमारा हर जो चलान है वो डिजिटलाइज्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, उसकी पेमेंट का सिस्टम ये सारा का सारा जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो चुका हुआ है, मतलब डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, फाइनली आपकी नफरी पूरी क्यों नहीं है, कैसे होगी? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि ट्रैफिक की जो जॉब है सिपाही की, वो पुलिस के दीगर तमाम ब्रांचों से ज़्यादा फिजिकली टफ और चैलेंजिंग है। हमारे पास जितनी भी जो नफरी हम उसमें लेके आते हैं, फिर वो कोशिश करती है कि यहाँ से ट्रांसफ़र करा के चली जाए, क्योंकि यहाँ उनको जो हेल्थ के मसाइल हैं उनका भी बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। जैसे ही वो कोई बीमार होता है वो फिर ट्रैफिक से निकलने की कोशिश करता है, तो ट्रैफिक इस वजह से जो है उतनी नफरी हमारे पास नहीं आ पाती। और फिर चैलेंजेस जो कराची के जैसे लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस आते हैं ज़्यादा, तो नफरी हमारी जो थानों के अंदर जो ऑपरेशनल फोर्सेस हैं उसके अंदर काम करने में लग जाती है। ओके, ठीक हो गया। वक्त हमारे पास कम है, मौजू काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपका शुक्रिया कि आप आए और आपने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें यहीं पे इजाज़त दीजिए। कल है जुमा, कल हम आपकी फ़ोन कॉल्स लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।